शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती जिले में बुधवार 12 अगस्त की शाम तक 116 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें स्थानीय सेंट्रल जेल के 24 कैदियों का भी समावेश है। यह पहली बार है कि अमरावती सेंट्रल जेल से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित कैदी पाए गए हैं। इससे पहले अमरावती सेंट्रल जेल में 2 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते उनके संपर्क में आने वाले 60 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अमरावती में बुधवार की शाम तक 116 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,357 पर जा पहुंचा है। बता दें कि गत रोज भी अमरावती जिले में कुल 102 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम तक संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब से पहले 42 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं देर शाम 47 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा विलासनगर के टेस्ट सेंटर से 19 तथा दशहरा मैदान के आइसोलेशन दवाखाने में 9 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमरावती सेंट्रल जेल में एक साथ 24 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही जेल प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इस समय अमरावती सेंट्रल जेल में कुल 800 कैदी रखे गए हैं। साथ ही कच्चे व विचाराधीन कैदियों को स्थानीय भिवापुरकर अंध विद्यालय में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है। विभिन्न अपराधों के तहत सजा भुगतने हेतु जेल में बंद किए गए कैदियों को भी अलग अलग बैरकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए रखा गया है। बावजूद इसके अमरावती सेंट्रल जेल में एक साथ 24 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्थानीय प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप देखा जा रहा है। स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है कि मनपा कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिन दुकानों और आस्थापनाओं में 10 से अधिक कर्मचारी या कामगार कार्यरत हैं, ऐसे सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं के संचालकों के लिए अपने खुद के साथ ही अपने सभी कर्मचारियों व कामगारों की कोरोना टेस्ट करवाना और इस रिपोर्ट को मनपा के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। आगामी शनिवार 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस जैसा राष्ट्रीय पर्व पड़ रहा है। ऐसे में सभी के मन में सवाल उपज रहा है कि क्या आगामी शनिवार व रविवार को भी अमरावती शहर से जिले में जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल ने जब जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाधीश शैलेश नवाल से जानकारी हेतु संपर्क किया तो जिलाधीश नवाल ने बताया कि इस बार भी शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा और शनिवार तथा रविवार को 2 दिनों का लॉकडाउन रखा जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान शनिवार की सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे तक जनता कर्फ्यू में ध्वजारोहण जैसे आयोजनों के लिए ढील दी जाएगी, ताकि लोग बाग राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दे सकें। जिलाधीश नवाल ने यह भी कहा कि इस दौरान सभी को कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों की ओर पूरा ध्यान देना होगा और मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। आगामी 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा और जगह जगह पर ध्वजारोहण व झंडा वंदन किया जाएगा। इस हेतु स्थानीय खाद्य भंडारों में अलग अलग आकारों वाले तिरंगे ध्वज का नया स्टॉक उपलब्ध करा लिया गया है, जहाँ पर इन दिनों लोग बाग बड़ी संख्या में तिरंगे झंडे खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। आगामी 22 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन शहर में अब तक कहीं पर भी गणेशोत्सव को लेकर कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। उल्लेखनीय है कि अमरावती शहर में गणेशोत्सव पर्व पर बड़ी धूमधाम रहती है और गणेशोत्सव शुरू होने के 1-1.5 माह पहले से ही शहर के सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा जोरदार ढंग से अपनी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना का खतरा जारी रहने के चलते जहां एक ओर सरकार ने प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर बेहद कड़े दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़भाड़ नहीं करने का नियम सबसे प्रमुख है। ऐसे में इस बार शहर में कहीं पर भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में गणेशोत्सव का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। गत वर्ष अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 10 पुलिस थानांतर्गत 473 गणेश मंडलों ने अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन इस समय गणेशोत्सव शुरू होने में मात्र 10 दिनों का समय शेष है और अब तक पुलिस प्रशासन के पास एक भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं आया है। बीती शाम देश के ख्यातनाम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का लंबी बीमारी पश्चात इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में निधन हो गया। देश व दुनिया में उर्दू अदब के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा मकाम हासिल रखने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी के इंतकाल की खबर सुनते ही अमरावती शहर के साहित्यिकों व अदीबों में शोक की लहर फैल गई
और सभी ने खिराज अकीकत व श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि पेश की। इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल ने शहर के कई साहित्यिकों, अदीबों व साहित्य प्रेमियों से चर्चा की, जिसमें हिंदी के प्रख्यात लेखक व कथाकार भगवान वैद्य प्रखर, ख्यातनाम शायर व गीतकार तनवीर गाजी, ख्यातनाम शायर व मंच संचालक अबरार काशिफ, सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अतहर अली, मिराज खान पठान, शायर रशीद निशात, शायर व पत्रकार कमर राज, शिक्षाविद व शायर डॉक्टर नसीरुद्दीन अंसार, शायर इकबाल साहिल, समाजसेवी व साहित्य प्रेमी जनाब अख्तर हुसैन, शायर शाहिद सिद्दीकी तथा शायर डॉक्टर खालिद नैयर और डॉक्टर जाहिद नैयर ने डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को एक बेहतरीन शायर व शानदार इंसान बताते हुए उनके निधन को उर्दू अदब व हिंदी साहित्य के क्षेत्र हेतु एक बड़ी क्षति बताया है। शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर ने आरोप लगाया है कि स्थानीय आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस नूतनीकरण के काम हेतु आरटीओ अधिकारियों द्वारा ड्राइविंग स्कूल संचालकों के साथ मिलकर आम नागरिकों को जमकर लूटा जा रहा है और फॉर्म नंबर 5 के लिए उनसे अनाप शनाप रकम वसूल की जा रही है। बुधवार को प्रवीण हरमकर की अगुवाई में इसी मसले को लेकर शिवसैनिकों ने आरटीओ कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया। इस विषय को लेकर सेना के सहसंपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर ने गत रोज भी आरटीओ अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया था और आम लोगों के साथ हो रही इस लूट खसोट को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की थी। बुधवार को हुए आंदोलन में प्रवीण हरमकर के साथ शिवसेना के जिलाध्यक्ष श्याम देशमुख, आशीष धर्माले तथा युवा सेना के जिला प्रमुख राहुल माटोड़े के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाकर स्वास्थ्य व्यवस्था को सक्षम करने तथा कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु अन्य उपाय योजनाएं करने की मांग को लेकर बहुजन वंचित आघाड़ी द्वारा एसटी आगार के सामने डफली बजाओ आंदोलन किया गया। इस समय मांग की गई कि राज्य के सभी क्षेत्रों के बीच एसटी सेवा शुरू की जाए और रिक्शा दुकानदार, फेरी वाले, लोहार, नाभिक व पानटपरी जैसे सभी छोटे मोटे व्यवसायियों को भी व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाए। आज 5 महीने से लगातार कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है और महाराष्ट्र में 5.25 लाख मरीज हो गए। लॉकडाउन का फायदा होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन बाला साहब का और हमारा आकलन ये है कि लॉकडाउन से नुकसान ज़्यादा हुआ है। आज भूखमरी की परिस्थिति आ गई है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर के पास काम नहीं है, ऑटो चालक के पास में काम नहीं है, उनके ऑटो घरों पे है। उसके बाद में जो परिस्थितियाँ बन रही है, खेती के लिए अगर जाना है तो कोई साधन नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर रोजगार जा रहा है। नेशनल लेवल के ऊपर 23 लाख के ऊपर हमारे मरीज हो गए। लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ। 46,000 मौतें हो गई और 10 करोड़ के ऊपर नौकरियां चली गई। इसका आकलन करने के बाद ये नजर आता है कि लॉकडाउन का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत बुरी तरह से हो रहा है। ये जो भूखमरी की सिचुएशन आ रही है, इससे निपटने के लिए जल्द से जल्द सब चीजें खुलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आंदोलन इसलिए रखा गया कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए महामंडल बसेस और यहाँ की जो लोकल जो बसेस है वो खुलना चाहिए। हाल ही में निर्माण कार्य सचिव सीपी जोशी ने सेवानिवृत्त होने से एक दिन पूर्व प्रकाशित किए अधूरे अभ्यास के प्रस्ताव को सरकार मान्य करने का निर्णय जारी किया। यह निर्णय सभी ठेकेदारों को समाप्त करने का षड्यंत्र है, ऐसा आरोप लगाते हुए नाराज ठेकेदारों ने आज सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के कार्यालय के सामने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस समय जमकर नारेबाजी करते हुए इस अध्यादेश को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की गई। आगामी 18 अगस्त को किसानों के लिए सबसे अधिक महत्व रखने वाले पोले का त्यौहार मनाया जाएगा। इस समय पूरे साल भर अपनी मेहनत से मानव जाति को पेट भर भोजन उपलब्ध कराने वाले बैल की सेवा कर उसकी पूजा की जाती है। इस त्यौहार पर बैलों को शानदार ढंग से सजाया जाता है। ऐसे में बैलों को सजाने हेतु सजावट की सामग्री का सबसे बड़ा हाट बाजार परतवाड़ा क्षेत्र में भरता है। यहाँ पर आसपास के गांव के किसान दूर दूर से खरीदी करने आते हैं, लेकिन इस समय जहाँ एक ओर विभिन्न सजावट सामग्री से ये बाजार सजकर तैयार है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का असर इस बाजार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार में खरीदार बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इस समय पूरे जिले में झमाझम बारिश शुरू है और जिले के सबसे बड़े सिंचाई प्रकल्प अपर वर्धा सहित अन्य छोटे व मध्यम ऐसे कुल 90 जलाशय पानी से लबालब भरे हुए हैं। अपर वर्धा बांध में इस समय पिछले वर्ष की तुलना में करीब 48% पानी भरा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 2-3 दिन में यहां से जल निकासी शुरू की जाएगी। वहीं इस समय जिले के मध्यम जलाशय पूर्णा बांध में ज़्यादा पानी भरने के कारण जलाशय छलकने की कगार पर आ गया है और यहाँ पर 2 गेट को 5 सेंटीमीटर तक खोलकर यहाँ से प्रति सेकंड 7.58 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। कक्षा 11वीं के ऑनलाइन प्रवेश का दूसरा राउंड 10 अगस्त से शुरू हुआ है, जिसके चलते शिक्षा संचालनालय द्वारा मार्गदर्शक निर्देश व टाइम टेबल जारी किए गए हैं। इस राउंड में विद्यार्थी अपनी पसंद वाले महाविद्यालयों के नाम दर्ज कर सकेंगे। साथ ही जो विद्यार्थी अब तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे भी इस दौरान अपना पंजीयन करा सकेंगे।
कक्षा 11वीं की यह प्रवेश प्रक्रिया आगामी 22 अगस्त तक चलेगी। अमरावती महानगर में अब तक 12,460 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ है, जिसमें से 8,412 विद्यार्थियों के आवेदन लॉक हो गए हैं। वहीं 7,578 विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच इस समय चल रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिक्षा उप संचालक तेजराव काले ने बताया कि कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के लिए 15,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में किसी भी विद्यार्थी ने प्रवेश मिलने को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जिले के चांदूर बाजार परिसर में जीवदया का एक अनोखा उदाहरण देखा गया, जब एक पक्षी के घोंसले और उसके नवजात पिल्लों को बचाने के लिए विकास काम के आड़े आ रहे एक बड़े से झाड़ को काटने का काम रोक दिया गया। इस समय चांदूर बाजार से वलगांव की ओर जाने वाले रास्ते को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। साथ ही चांदूर बाजार के विभिन्न चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। रविवार को इस परिसर में सड़क किनारे रहने वाले कुछ बड़े वृक्षों को तोड़ने की तैयारी पूरी की जा चुकी थी, लेकिन ऐन समय पर यह ध्यान में आया कि नीम के एक ऊंचे झाड़ पर दुर्लभ हो चले सफेद गर्दन वाले करकोचा पक्षी का घोंसला है। यह बात भी ध्यान में आई कि जुलाई व अगस्त माह में ही करकोचा पक्षी अंडे देते हैं। ऐसे में उस घोंसले में करकोचा के नवजात बच्चे भी रहने की संभावना थी, जिसके चलते इस झाड़ के ऊपर ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियो शूटिंग की गई और घोंसले में करकोचा पक्षी व उसके अंडे दिखाई देते ही वन अधिकारियों व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस झाड़ को काटने का काम रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही संबंधित ठेकेदार से कहा गया, जब तक इस पक्षी के बच्चे बड़े होकर इस घोंसले से उड़ नहीं जाते तब तक इस झाड़ को काटा ना जाए। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 13 सितंबर को होने वाली राज्य सेवा परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और यह परीक्षा अब आगामी 20 सितंबर को ली जाएगी। आगामी 13 सितंबर को समूचे देश में मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश पात्रता परीक्षा यानी नीट एग्जाम होने जा रही है, जिसके चलते एमपीएससी ने अपनी राज्य सेवा परीक्षा की तारीख को आगे करने का निर्णय लिया है। ज्ञात रहे कि कोरोना संक्रमण काल के चलते महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार तीसरी बार अपनी परीक्षाओं को आगे ढकेलने का निर्णय लिया गया है। कल मंगलवार की रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव अवसर पर शहर के सभी देवालय शानदार रोशनियों से नहाए हुए थे। सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का पालना सजाते हुए कृष्ण प्रतिमाओं को आकर्षक साज श्रृंगार के साथ सजाया गया। इस समय हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जैसे जयघोष से पूरा परिसर गुंजायमान हुआ और विधिवत पूजा अर्चना के साथ भगवान कृष्ण जन्मावतार की विधि पूरी हुई। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आम लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया और पुजारियों ने ही मंदिर में पूजन विधि पूर्ण की। लेकिन इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के वक्त सभी भाविक भक्त इस जन्मोत्सव का साक्षी बनने हेतु मंदिरों के सामने खड़े रहकर हाथ जोड़े दिखाई दिए। वहीं देर रात शहर के कई इलाकों में शानदार आतिशबाजी का नजारा भी दिखाई दिया। इस समय अमरावती शहर से जिले में हत्या व हत्या के प्रयास जैसी वारदातें जमकर घटित हो रही है तथा अधिकांश मामलों में पारिवारिक विवाद अब खूनी रंजिश का रूप लेने लगे हैं। ऐसी घटना मंगलवार की रात बडनेरा शहर में घटित हुई, जहां पर आपसी विवाद के चलते भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की शिनाख्त दुर्गापुर निवासी 68 वर्षीय रामदास नारायण गोमासे के रूप में की गई है। वहीं मृतक के भाई व आरोपी दुर्गापुर निवासी 65 वर्षीय राजाराम नारायण गोमासे को पुलिस ने बुधवार की दोपहर गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम के वक्त दोनों भाइयों ने जमकर शराब पी और इसके बाद घर पर पैदल जाते समय रात 9:30 बजे के आसपास अकोला रोड स्थित हिंदू स्मशान भूमि के पास दोनों भाइयों के बीच जमकर विवाद हुआ। यह झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि राजाराम ने अपने पास रखे दराती से बड़े भाई रामदास के पेट पर सपासप वार किए, जिससे रामदास खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी लाश रात भर हिंदू स्मशान भूमि परिसर में ही पड़ी गई। आज सुबह वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को यह लाश दिखाई देने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल रवाना किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रामदास ने ही अपने बड़े भाई राजाराम को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद पुलिस ने राजाराम को दुर्गापुर परिसर से बुधवार की दोपहर के वक्त गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।